सन कायद जनाब गुलाम नबी आजाद साहब स्वागत कर जनाब गुलाम नबी आजाद साहब सोन वफद बानहाल पे वफद आव यह पार्टी सपोर्ट करने बिलखसूस यो तमें तशरीफ भरपूर जवाब दिन जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान आव वनकस जनाब गुलाम नबी आजाद साहब पार्टी समर्थन दिन खतर जनाब गुलाम नबी आजाद साहब हमारी पार्टी के कायद जनाब गुलाम नबी आजाद साहब की इजाजत से मैं आज प्रोग्राम की कार्रवाई शुरू करता हूँ। पेश करता हूँ जोरदार तालियों से हमारे और बाकी तमाम साथी जितने भी यहाँ हैं और खास करके जो बानहाल के हम सब लोग इतनी क्या दिया और इसके साथ साथ मुझे याद है जब मैं कैबिनेट मिनिस्टर था RNV का लगभग 74 बनी वो आजाद साहब के दौर में बनी आज बाकी तमाम रोडे हैं वही की वहीं पड़ी हुई है। उसके बाद कुछ नहीं हो के मनरेगा की बात अगर हम देखें गरीब लोग उस पर गुजारा करते थे आज कहते हैं 228 रुपए पे आज दे दो अब इनको भाई पैसे से जीता टाटा बिरला अंबानी अडानी वही प्राइम मिनिस्टर रहते प्रेसिडेंट होते आप और हम कहीं नहीं होते। पार्लियामेंट में आज देखेंगे 90% गरीब हैं लोग, अमीर चंद फीसदी। तो लोग काम को पैसे देते हैं। मैंने वादा किया है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मैं पैसे नहीं बांट सकता, तकदीर अल्लाह ने लिखी, लेकिन तदबीर मैं बता सकता हूं। ये जहालत जो है, ये गुर्बत जो है, ये बीमारी है, जिस कश्मकश की जिंदगी गुज़िश्ता 7-8 बरसों से या मैं 70 बरसों से जम्मू कश्मीर की आवाम गुजर रही, वो नागुफ्ता बह दुनिया आगे जा रही है और जम्मू कश्मीर की आवाम जहालत की तरफ, गुर्बत की तरफ, बेकारी की तरफ, बेरोजगारी की तरफ जा रही है। एक तरफ से महंगाई, दूसरी तरफ से बेकार, बेरोजगार, और उसके आफत पकड़ धकड़। ये जो पकड़ धकड़ का सिलसिला है, ये और आफत बढ़ गई। आवाज उठा नहीं सकते अब सरकार के खिलाफ, अपनी मांगे नहीं रख सकते, अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते। उससे निजात दिलवाना चाहता हूं। मेरे वक्त में रात को कोई आ नहीं सकता था, किसी को रास्ते से उठा नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं थी। मैं रियासती अवाम को वही मकाम दिलाना चाहता हूं कि उनके दरवाजे पर, मेरी बहू बेटी के दरवाजे पे कोई दरवाजा रात को खटकाए नहीं और उठा के ले जाए। मैं उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगा, क्योंकि बेचारे यहाँ थे, अपनी मर्जी से यहाँ आए, अपनी मर्जी से चले गए। न मैंने बुलाया था, मैंने जाने से रोका
क्योंकि तीनों लीडरों की कॉन्स्टिट्यूंसियां रिजर्व हो गई थी बेचारे, न यहाँ जीत सकते थे न वहां जीत सकते थे। जिन्होंने दिया है उनको शायद उनको मालूम नहीं कि इनकी इस रिजर्वेशन में तीनों की कॉन्स्टिट्यूंसियां रिजर्व हो गई। मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसियां कोकरनाग से वो शेड्यूल ट्राइब हो गई, तो बेचारे वो बेरोजगार हो गए। जम्मू की जो 2 गए हैं डिप्टी और वो दूसरा उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी डी रिजर्व हो गई और दूसरे की रिजर्व हो गई। तीनों यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूंसी के बगैर थे, वहां भी कॉन्स्टिट्यूंसी। सिर्फ मुझे मालूम था कि बेचारे साथी हैं, तो अब कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है तो पोजीशन दे दो। शायद वो पोजीशन भी नहीं मिलेगी और टिकट तो वो दे ही नहीं सकते क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी आती है। तो मुझे तो चाहिए आप लोग, मुझे लीडर वैसे नहीं चाहिए जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी। अब इनकी है कॉन्स्टिट्यूंसी। जवान, मैंने पहले ही कहा है कि 50 से 70% मैं नए लोगों को दे रहा हूं, नौजवानों को ले रहा हूं। नए लोग मीन्स वही कांग्रेस वाले डंप नहीं यहां कर ले। कांग्रेस की परफॉर्मेंस तो मैंने ही दी थी। 35 साल के बाद तो मैं जब पीसीसी प्रेसिडेंट लाया था तो ही, वरना 3 आते थे 2 आते थे। अब फिर वहीं 1 पे पहुंच जाएंगे क्योंकि कांग्रेस मैंने छोड़ दी। तो मैं जो किसी पार्टी में नहीं है, जो हर पार्टी से तंग आ रहे हैं, वो मेरी पार्टी में आई है, मैं उनका खुशामदीद कहता हूं। डॉक्टर आसिफ साहब बानहाल के हैं, कांग्रेस में थे कई सालों से। पहले तो ओरिजिनल इनके वालिद साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, लेकिन मैंने ही इनके भाई को ज्वाइन कराया था कुछ साल पहले, और तब से ये कांग्रेस थे। कांग्रेस की पूरी सिस्टम को वहाँ चलाते थे, इलेक्शन लड़वाते थे, असेंबली का भी, पार्लियामेंट का। तो आज ये अपने सैकड़ों साथी तो यहाँ आए, वैसे तो हज़ारों साथियों के साथ मेरी पार्टी ज्वाइन की। आसिफ साहब का, इनके सभी साथियों का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ। आज़ाद साहब, आज जम्मू में दिल्ली में जिनने ज्वाइन किया वापस, वो एक सेटबैक है या नॉर्मल? कोई सेटबैक, क्योंकि तीनों लोगों की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। आई विश देम वेल। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं, हमारे बहुत पुराने साथी रहे, लेकिन इस चीज़ का भी मुझे बहुत अफसोस है कि पिछले जब डिलिमिटेशन कमेटी हुई उसमें इन तीनों लीडरों की कॉन्स्टिट्यूंसियाँ चली गई। रिजर्व, किसी की रिजर्व हुई, किसी की डी रिजर्व हुई। तो मैंने उनको पद दिए थे इसलिए कि पुराने साथी थे, इलेक्शन तो लड़ नहीं सकते हैं, तो कम से कम इज्जत मान दें। लेकिन उनको वो हजम नहीं हुआ, तो ठीक है, शायद जहां वो गए हैं उनको उनके पद ही खाली मालूम है, ये मालूम नहीं है कि इनकी तीनों की कॉन्स्टिट्यूंसी चली गई है। आजाद साहब, उन्होंने बताया कि आजाद साहब ने ज्वाइनिंग के वक्त यहाँ पर हमें सब्ज बाग दिखाए थे, उसके हवाले से बताइए सर। अभी तो इलेक्शन हुए नहीं, सब्ज बाग तो यही थे। आने के वक्त उन्होंने बताया था जब इलेक्शन होंगे ना। आज़ाद साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? राजौरी को क्रिमिनल एंगल दिया जा रहा है? नहीं, देखो, मिलिटेंटों की हमेशा कोशिश रही है, ये आज नहीं है। आज से 25 साल पहले भी जहाँ मैसेकर होते थे, कभी सिख का मैसेकर यहाँ वादी में हुआ था, कभी कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का मैसेकर हुआ था। मैं ये नहीं कहता कि खाली कश्मीरी पंडित और सिख मारे गए, हिंदू मारे गए, मुसलमान भी हजारों की तादाद में कई गुना मारे गए। लेकिन मुसलमानों का कोई न कोई बहाना करते थे। लेकिन अब इक्का दुक्का जो मुलाजिम यहाँ कश्मीरी पंडित था उसको मारते थे। तो वो एक हमेशा पाकिस्तान की पॉलिसी रही है, वो बहुत ही अफसोस है, और उससे यहाँ के मुसलमानों को बहुत नुकसान होता। शायद मारने वालों को ये इल्म नहीं है कि किसी भी हमारे गैर मुस्लिम को मारने से सबसे ज़्यादा नुकसान कश्मीर के मुसलमानों को होता है। हमारे लाखों बच्चे और बच्चियाँ कश्मीर की अभी हिंदुस्तान के दूसरे सूबों में पढ़ती हैं, तो उनके साथ फिर उसका असर पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि कश्मीरी अवाम भी इस बात को नहीं समझते, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता था तो मुझे शिकायतें आती थी
कहीं बेंगलोर से, कहीं यूपी से, कोई दूसरे, कि देखो वहाँ वारदात हुई है हिंदू भाइयों के साथ, तो यहाँ अभी हमें डर लगता है, खौफ लगता है। लिहाजा इस बात का हमें एहसास होना चाहिए कि कभी अगर एक हिंदू को मारा जाता है तो लाखों हमारे लड़के लड़कियां जो कश्मीर के हिंदुस्तान में पढ़ते हैं उनके लिए हम आफत तैयार करते हैं। सर, भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर आ रही है, आपको लगता है कुछ इम्पैक्ट होगा? अब वो जाने, जो यात्रा कर रहे हैं वो जाने, और हम पक जानेंगे इलेक्शन।